प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशस्वी 56 इंच वाले सुल्तान। मोदी जी आई लव यू, लेकिन आपने महंगाई क्यों बढ़ाई, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ाई? इंडिया इकट्ठा हो जाता है। इंडिया से आज तक कोई जीता हो तो बता दो। जब इंडिया से ब्रिटिश हुकूमत हार गई तो इंडिया से तो मोदी जी हारेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से, तो अनुराग ओझा लड़ेगा चोरों से। मोदी जी चोर है? आपको नहीं लगता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ के तहत जो है विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपको हम यहाँ पर सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको सीधा हम लोगों से बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितने आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। मैम, आज जिस तरीके से आप लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है संसद भवन का घेराव करने के लिए, और जहां पर 143 सांसदों को निलंबन कर दिया है, इस पर ये देखिए मोदी जी की डिक्टेटरशिप चल रही है, ये तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये नहीं चलेगा। जो इनसे सवाल पूछता है ये उसी को निलंबित कर देते हैं, या ईडी भेज देते हैं, कभी सीबीआई भेज देते हैं। इनसे 10 साल का जो हिसाब मांगेगा उनकी जवाबदेही इनके पास है नहीं। जो सवाल करेगा उनको ही अंदर कर लेते हैं। इनसे कुछ सवाल मत पूछो तो सब कुछ ठीक है, जो सवाल पूछे वो इनके लिए उनको बर्दाश्त नहीं। मोदी के कदमों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर उनके कदमों में पड़े हुए हैं। क्या देश लोकतंत्र से छूटकर राजतंत्र पे जा रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो आज सत्ता में बैठी सरकार है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम ये हत्या नहीं सहेंगे। लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। कांता शर्मा, जिलाध्यक्ष बदरपुर में। आज जिस तरीके से 143 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसको लेकर के आप लोग जो है आंदोलन करिए, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस देश के अंदर बिल्कुल अहंकारी और तानाशाही का शासन चल रहा है। जब एक पार्लियामेंट में एक सांसद को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो आम जनता अपनी आवाज कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि देश के अंदर इस तरीके के हालात हो रखे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, किसी के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और आज तो तानाशाही की चरम सीमा है कि जब एक पार्लियामेंट में आप एक सांसद को भी नहीं बोलने दे रहे हो तो फिर जनता आवाज कैसे उठाएगी अपनी? देश के अंदर बिल्कुल तानाशाही और डर का माहौल बना हुआ है। सरकार मैम ये कहती है कि हमारे राज्य में सारा कुछ सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी से खत्म हो चुकी है, महंगाई खत्म हो चुकी है। और ये भी सरकार कहती है कि महंगाई अगर है तो उस हिसाब से सैलरी भी है। देखिए, जहाँ पे बेरोजगारी का सवाल है, आंकड़े उठा के देख लीजिए 2015 के बाद के। भारत आज आर्थिक स्थिति में कौन सी श्रेणी पे है? और जहाँ पे ये कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार, तो आज 9 साल से लेकर 90 साल तक की औरत इस देश में सुरक्षित नहीं है। और इसका ताजा उदाहरण है मणिपुर का तांडव। वो शायद सब आप मीडिया वालों को पता है, और क्या तांडव हुआ था वहाँ पे, वो वीडियो भी 21 दिन के बाद में वायरल हुआ है। तो क्या ये इस देश में महिलाएं सुरक्षित है? क्या आज की द्रौपदी इतनी कमजोर हो गई है कि वो तो आवाज भी उठा सकती थी? आज के शासन में तो महिला आवाज भी नहीं उठा सकती अपनी, उनको इस तरीके से अभद्र तरीके से। तो ये बताइए कि कहाँ सुरक्षित है महिला? इतिहास में पहली बार जो है 143 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले कांग्रेस के समय में 63 सांसदों की 63 सांसद सस्पेंड हुए थे। तो इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वो जो सांसद सस्पेंड हुए थे अलग एक माहौल था। आज तो इन सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है सिर्फ और सिर्फ इनको सवाल पूछने के लिए किया गया है। इन्होंने संसद में सवाल पूछा और इनको निलंबित किया गया।
आप महिलाएं क्या देखती हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, आगामी चुनाव में क्या देख रही हैं? देखिए, महिलाएं बहुत परेशान है लोकसभा चुनाव के अंदर। वापस हम चाहते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो जीते और मोदी जी सत्ता से बाहर हो, क्योंकि आज एक आम महिला बहुत परेशान है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला मल्होत्रा फ्रॉम मुंडका विधानसभा से हूँ सर। इस सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 145 इन्होंने लोग सांसद जो निलंबित किए हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और देश का एक्सरे करवाएं, पहले ये करवाएं, देश की जाति जो जनगणना है वो करवाएं और लोगों को जो बराबर जो है हक है वो दिया जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। से भारी संख्या में यहाँ पर जो है ऐसा लगा कि जैसे पूरे भारत से जो है यहाँ पर लोग सिमट कर आ चुके, जंतर मंतर पर मौजूद थे। तो क्या संदेश गया आज? ये आज़ादी की लड़ाई है, सारे देशवासियों को इकट्ठे होना होगा, जो नहीं हुए वो भी आएंगे और ये बिल्कुल सत्ता के खिलाफ है। जनता इकट्ठी हो गई है, जो गुंडागर्दी, जो तानाशाही सदन में बैठ के कर रहे हैं, देश को लूटा जा रहा है, देश को बेटा जा रहा है। अब आवाम समझ गई है, आवाम इकट्ठे हो गए हैं, क्रांति आएगी, बदलाव आएगा, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ भी बदलाव होगा, लेकिन ये नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तो पीएम का चेहरा अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन आप सपोर्ट कर रही हैं। सबका मोटिव है, देखो जनता राहुल को पसंद करती है। आपने यात्रा में देखा ना, अभी जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है भले वो जीत गए हैं, लेकिन आंकड़ा देख लो, पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को आया है। चाहे जो वोट धर्मी करे, गलती करे, जो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या IAS ऑफिसर क्या सब करते हैं। बाद में देखे अमित शाह लूटपाट करे हैं, गोली बंदूक दिखा के जजों को डरा डरा के वो जीते हैं, लेकिन जनता राहुल गांधी को पसंद कर रही है। आपने देखा होगा, आंकड़ा पूरा पलट के देखिए। मैम, जिस तरीके से अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस द्वारा हो रहा है, अमूमन देखा जाए तो इस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा या फिर कहीं राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का जो आंदोलन दिखता है ये जनता का आंदोलन है। जनता की पार्टी है कांग्रेस, ये जनता का आंदोलन है। ये आक्रोश रंग लाएगा जरूर। क्रांति आ गई है देश में, सत्ता पीढ़ी वाले रूढ़ी सरकार को समझना होगा। एक बार आ गई है, जब ये क्रांति आ गई है तो तख्ता पलट करके ही वापस जाएगी। संविधान की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से सब लोग एक होकर के हम लोग लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और निश्चित तौर पर आज देश में लोकतंत्र के लिए जब पूरे देश के करोड़ों करोड़ लोग अगर सड़क पर आ जाए। मैम, जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन जो देश में चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि ये आंदोलन चल रहा है। इसको और तेज़ करने की ज़रूरत है। जितना ये आंदोलन तेज होगा, जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी, जो संसद में जो 2 युवकों ने जो सोचिए, देश का युवा कितना हताश, कितना निराश है कि वो संसद में जाके इस तरह से अपना ध्यान लाना चाहता है कि प्रेस को कि प्लीज आप हमारे मुद्दों को उठाइए। वो युवक जो इस देश के मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने संसद में उठाया है और जो प्रश्न उठाया है देश की संसद की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा का, वो जो दोनों मुद्दों को जो हमारे युवकों ने उठाया है उसके वजह से जो ये आंदोलन चल रहे हैं। और आप देखिए, एक बात आप देखिए, जब से ये सरकार आई है आपने ये नोटिस किया कि कितना देश में कितने ज़्यादा जो है लोगों के प्रति असंतोष है, कितना लोगों के प्रति निराशा है जिसको उन लोगों ने चुना। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो उसी निराशा का, हताशा का सूचक है। सरकार तो कह रही है कि दावे पर दावे पेश कर रही है, कह रही है कि हम बेरोजगार तो किसी को नहीं रखे, हमने रोजगार दिया है, हमने महंगाई दूर करी है, महिला सुरक्षा भी दिया है। इसको लेकर के देखिए, आपने 3 मुद्दे उठाए, मैं उन्हीं 3 मुद्दों पे स्पेसिफिक बात करूंगी। आपने कहा कि सरकार जो है रोजगार लाया है। बताइए वो कौन सा रोजगार है? देश में इस समय जो बेरोजगारी की दर है वो हाईएस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो अग्निवीर तरह का जो रोजगार प्रदान कर रही है, क्या सरकार में जो लोग हैं, जो सरकार
वो क्या अपने बच्चों को इस तरह से अग्निवीर में स्वयं भर्ती करेंगे? तीसरी बात, जिस तरह से सरकार रिजर्वेशन, जिस तरह से रोस्टर का वायलेशन कर रही है, जिस तरह से सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम पे जिस तरह से बैकडोर से अपने लोगों को वो एंट्री कर रही है, क्या आप इसको रोजगार देना कहेंगे? पहली बात। दूसरा प्रश्न आपने उठाया महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा क्या है? जब देश का सर्वोच्च न्यायालय, लोकतंत्र का मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, उसी समय हमारी पहलवान महिलाएं जिन्होंने देश का सर सम्मान से विश्व में तिरंगा लहराया, उनको घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था और महीनों वो इसी जगह पर बैठी रही है। जगह गवाह है उस बात का, उनके विरोध का। तो यह महिला सुरक्षा की बात है। और वही बृजभूषण जो उनके नेता हैं, उसी संसद में बैठ करके वो हंस रहे हैं। तो ये कौन सी आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आप चले जाइए यूपी में, जो हाथरस में जो महिला हुआ, क्या आप मानते हैं कि एक किसी भी हिंदू समाज में एक महिला को रात में जला दिया जाए? आप ये कौन से, आप उनके कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लीजिए, आप कौन सी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अब रही आपकी बात महंगाई की, क्या वो जो मंत्री जो सांसद में बैठे हैं, जो सांसद बैठे हैं, जो कह रहे हैं, जो दावे आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो राशन पे ला दिया है? क्या आपका ये विकास है? आपने इस देश में क्या कहते हैं अब जो महंगाई है, क्या आप कभी बाजार गए हैं? आपको पता है दाल की क्या कीमत है? मुझे पता है। मैं 10 बार पैकेट देखती हूँ और वापस रखती हूँ। आटे के दाम उन्हें पता है। वो कौन से आंकड़े पेश कर रहे हैं? एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जो देश है, जब 2014 में इस देश में जो भारत था, विश्व में हंगर इंडेक्स में अंडर 50 था। नाउ भारत जो है हंगर इंडेक्स में 2-4 देश ही हैं जो उनसे ऊपर हैं। भारत इस समय बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे है। उनके आंकड़े उन्हें पढ़ने की जरूरत है। भारत तो ये कह रही है, भारत सरकार ये कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी लोगों की बढ़ी है। देखिए, सैलरी किसकी बढ़ी है? सैलरी आपने सांसदों की बढ़ाई होगी, मैं ये बात जरूर मान सकती हूँ। सैलरी आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में अंबानी और अडानी की और उनके सहयोगी और अपने मित्रों और गुजराती भाइयों की बढ़ाई होगी। मेरा उससे इनकार नहीं है। मेरा प्रश्न है वो जो देश के गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर लोग जो हैं, जो 80 करोड़ 5 किलो राशन पे निर्भर है, उन बेरोजगार युवकों की बात है, उन महिलाओं की बात है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो अगर रोजगार बढ़ा रहे हैं तो वो 80 करोड़ का आंकड़ा पीछे नीचे क्यों नहीं आता? क्यों हमारे घर में, हमारे देश में जो है पॉवर्टी लाइन इतना एक्सीड किया है? और ये स्वयं निर्मला सीतारामन जी का डाटा है। आप देखिए उनका जो बजट है, उन्होंने स्वयं बड़े प्राउड के साथ कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कोई इसको कैसे इस पे अपने आप को प्राउड फील करा सकता है? थैंक यू सो मच। अनुराग ओझा जी, चौपाल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, क्या लग रहा है ये 2024 में जो है इसका असर पड़ेगा? पूरा इंडिया कहा जाए तो अभी इस वक्त यहाँ पर समा चुका था। देखिए, जब इंडिया इकट्ठा हो जाता है, इंडिया से आज तक कोई जीता हो तो बता दो। जब इंडिया से ब्रिटिश हुकूमत हार गई तो इंडिया से तो मोदी जी हारेंगे ही। और जब विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ जाओ कि तानाशाहों की तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। जितने भी लोग हैं ना, वो जान गए हैं कि अब कैसे इनको हटाया जाए, कैसे चोरों को हटाया जाए। हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से, तो अनुराग ओझा लड़ेगा चोरों से। मोदी जी चोर है? आपको नहीं लगता है? अब बताइए सर, मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा कि आपके घर में भी 450 रुपये का सिलेंडर आता था जब अनुराग ओझा के घर में 450 रुपये का सिलेंडर आता था। आज अनुराग ओझा के यहाँ 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, आपके यहाँ भी आ रहा है। 550 रुपये की अगर चोरी हो रही है, और आपको पता भी होगा कि जितना भी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने का काम करता है, डीजल पेट्रोल बढ़ाने का काम करता है, तो केंद्र की सरकार करती है। केंद्र में कौन बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी 56 इंच वाले सुल्तान। ठीक, अभी भी 56 इंच है क्या सर? बिल्कुल खोखली है, लेकिन खोखली कैसे? मैं बताऊंगा, अभी सुनिए पहले कि 550 रुपये की चोरी कर रहा है वो नरेंद्र मोदी है। डीजल पेट्रोल 50 और 55 रुपये में हुआ करता था, 40 और 45 रुपये की आए दिन चोरी हो रही है। ये जो कपड़ावा आप पहने हैं ना भैया, इस पर भी टैक्स लगा हुआ है। ये जो हमारे पास हम बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ भी टैक्स लग गया है। जो दाढ़ी बनाने का वो आता नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ सर, जीएसटी लगाइए, ठीक है। जो दाढ़ी बनाने वाली क्रीम आती है ना, उस पर भी जीएसटी लग गई है। पहले 10 और 15 रुपये में दाढ़ी बन जाती थी, आज 50 रुपये में दाढ़ी बन रही है। बताइए, कफन पे भी टैक्स लगा देने वाली अगर सरकार है तो मोदी सरकार है। मोदी जी वाह, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी मेरे सामने आ जाए तो मैं मोदी जी से सवाल नहीं पूछूंगा। मैं मोदी जी से वैसे तीखे सवाल पूछता हूँ। मैं मोदी जी से कहूँगा, मोदी जी आई लव यू, लेकिन आपने महंगाई क्यों बढ़ाई, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ाई? तो मोदी जी, आपने कहा कि मैं बोलूँगा आई लव यू। हाँ बिल्कुल, मोदी जी आई लव यू। मोदी जी भाग जाएंगे भाई, भाग जाएंगे। एक आपको हम घटना याद दिलाते हैं। एक बार मोदी जी जा रहे थे, सामने से झूठ आ रहा था,
और झूठ मोदी जी को जैसे ही देखा ना, आई शर्मा गया, बाप रे। मोदी जी आगे गई, फिर लौटाई। कौन है भाई, शर्मा कह रहे हो, हम तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ हाँ साहब, जानते हैं आप ही की छाती ने 56 इंच की है, आप ही को ना पत्रकार शेर कहते हैं, आप ही से ना, आप ही तो एक अकेला सब पे भारी हो ना। कह रहे हाँ हाँ, कह रहे हम झूठ थे ना, तो हम महा झूठ को देख के शर्मा गए। अब बताइए कि आप कहाँ से हैं? गाँव से हैं? कैसा लग रहा है? गाँव नहीं, हमको लग रहा है गाँव से। सभी गांव से गाँव से हैं हम, गाँव से हैं। शहर तो बाद में बना है। हाँ, तो जो गांव से होता है ना, तो गांव में क्या होता है, जो जेठ होता है तो उसकी जो छोटे भाई की बहू होती है ना, वो अपने जेठ को देख के शर्मा जाती है। ठीक उसी प्रकार झूठ मोदी जी को देख के शर्मा जाता है कि तो हमारे जेठ हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ का एजेंडा लेकर, सर आपको भी मालूम है, मैं मानता हूँ कि कुछ पत्रकारों की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि अगर वो लोग सत्य की आवाज़ उठाने लग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देती है। रवीश कुमार को देख लीजिए, अभिषेक शर्मा जी को देख लीजिए, अजीत अंजुम जी को देख लीजिए, कितने पत्रकारों को मैं गिनवा दूं। सत्य की आवाज़ को दबाया जाता है और सत्य को समय लगता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। अच्छा, आगामी चुनाव जो होना है लोकसभा का, उसमें तो मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 के पार। देखिए, कहने ये से क्या है? मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी कहा था, मोदी जी ने तो महिलाओं की सुरक्षित करने की भी बात की थी। और जयशाह के पापा गृह मंत्री जो हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में गए थे, हमारे उत्तर प्रदेश में, और बोले ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर घूमेंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, जयशाह के पापा ने कहा था। अब बताइए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये अगर मणिपुर की महिलाओं से या उत्तर प्रदेश की महिलाओं से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप बताइए कि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उस किसान से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। युवा, पढ़ा लिखा युवा भी आत्महत्या कर रहा है, उसका मेन कारण क्या है? बेरोजगारी। आप बताइए कि सदन के अंदर जिसने हमला किया उसने भी बताया बेरोजगारी। तो कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। रोजगार अहम मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पे हम लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, हम लोगों को भटकाने का काम करती है। दिया तो रोजगार, अग्निवीर जो दिया है। नहीं, मैं अग्निवीर का ठीक है, अग्निवीर, लेकिन जयशाह क्यों नहीं जाता है भाई? अग्निवीर 4 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, राष्ट्रपति बनेगा 5 साल के लिए, अनुराग ओझा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए। और 4 साल बाद हम कहाँ बनेंगे? गारंटी दीजिए, मोदी की तो गारंटी है भाई, मोदी की गारंटी है नहीं है? आप लोग कहा करते हैं मोदी की गारंटी पक्की है। मैं कहाँ बोलता हूँ? आप नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके साथी लोग बोला करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक? तो एक पत्रकार की वजह से सब कैटेगरी तो वही आती है। कार्ड तो आपका भी बना है, उनका भी बना है, माइक आपने भी पकड़ रखा है, उन्होंने भी पकड़ रखा है, लेकिन दलाल को दलाल कहने की हिम्मत थी, है और रहेगी। मोदी जी सदन से बाहर निकालें या देश से बाहर निकालें, कुछ भी करें, तानाशाहों की तानाशाही अब हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिए मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है और जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई पर भी लोग जो है प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर जो है 2024 में देखने को मिलेगा क्या? आपको मैं ले चलूँगा गांधी जी के दौर में। जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो जो सल्तनत थी ना, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, वो थर्रा जाती थी, ठीक? आपने देखा होगा चोरी चोरिया जैसे कांड हुए, खेड़ा आंदोलन, बहुत आंदोलन हुए, तो अंग्रेज़ घबराते थे। और राहुल गांधी जी के आंदोलन से, जो हम लोगों का सड़क पर आंदोलन होता है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। वो अपने, आपने देखा होगा, मैं नई दिल्ली से आया था भाई, और नई दिल्ली पे मैं 20 मिनट जाम में फंसा रहा। क्यों? ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा था। भाजपा वाला का यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे प्रशासन भाजपा का है, तो भाजपा नहीं चाहती है कि लोग इकट्ठा हों और लोग शिक्षित हों। लोग जिस दिन शिक्षित हो गए, एकत्रित होना शुरू कर दिए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खत्म हो जाएगी। आप कितना पढ़े? मैं अभी राजनीति शास्त्र से BA कर रहा हूँ। अच्छा, अभी BA कर रहे हैं, तो अभी आपकी ग्रेजुएशन जी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितना भी मेरा साथी है ना, वो सवाल पूछेगा ग्रेजुएशन हो या ना हो। जब 5वीं पास प्रधानमंत्री बन सकता है, तो राजनीति शास्त्र कर रहा अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ सकता है। और सवाल पूछने का अधिकारी थोड़ी है कि हाँ पढ़ा लिखा होगा तब भी सवाल पूछेगा। वो तो भैया जो अनपढ़ होगा वो भी कहेगा भाई महंगाई तो है। तो आप राजनीतिक में जाएंगे क्या? नहीं, राजनीति भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, मोदी जी से सवाल। कैसा राजनीतिक होगा आपका? मेरा नेता तो बदनाम है। नहीं, मेरा 2 नेता होता है, एक होता है जनता का नेता और एक होता है संसद का नेता। तो हम तो जनता के नेता हैं, और जनता की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई भी है
तो मैं उसे अपना नेता समझता हूँ। बोलते तो हैं लोग कि नेता जो है हमारे घर आया है, हमें जो है सेवा देगा, हम हमारी जो परेशानी है वो दूर करेगा, लेकिन वोट लेने के बाद वो नज़र नहीं आता। ऐसा वाला बनेंगे क्या? नहीं, मैंने क्या कहा, जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। बदलेंगे तो नहीं? नहीं, मैं अनुराग ओझा भाई ब्राह्मण समाज से आता है, जो कहता है वो करता है, कहानी और कथनी में फर्क नहीं रखता है। अनुराग ओझा ने कहा है महंगाई पर सवाल पूछता रहूंगा तो पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने बिना FIR के हमको जेल में डाल दिया। वहां से निकलते ही हमने महंगाई पर सवाल पूछना जारी रखा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना जारी रखा। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी। सर, आज जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, विशाल प्रदर्शन कह सकते हैं इसको हम, इंडिया गठबंधन में कितना सफल रहा? बहुत ही सफल प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर रहा है। सभी आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक, हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित रहे और जो मोदी जी की लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही सरकार चल रही है कि पार्लियामेंट से 158 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, तो आज बताना चाहते हैं मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप अगर देश के महापंचायत पार्लियामेंट में लोगों को नहीं बोलने देंगे तो लोग सड़क पर जाएंगे। और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है आज कि इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र वो बचाने के लिए देश के एक एक कोने में सड़क पर जाएंगे। सर, जिस तरीके से लगातार सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, संसद बचेगा या फिर रहेगा? क्या लगता है? देखिए, संसद में कुछ दम नहीं है। संसद की गरिमा चुने हुए हमारे माननीय सांसद महोदय हैं और उनको अपने विषय नहीं रखने देना और अपनी बातें रखें तो उनको संसद से बाहर फेंक देना, ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। मुझे लगता है कि ये बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और आप इस तरीके से जवाबदेही से बच नहीं सकते, आप इस तरीके से अपने नाकामियों से बच नहीं सकते। देश के लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आप 350 से लेके 1100 रुपये तक सिलेंडर पहुंचा देंगे तो लोग पूछेंगे नहीं आपसे? पूछेंगे। अगर आप जो है 2 करोड़ रोजगार का वादा करके 5 लाख रोजगार भी नहीं दे पाएंगे तो लोग पूछेंगे। आप अगर किसानों के हित की बात करके अपने दोस्त अडानी जी के पक्ष में किसान बिल लाने का काम करेंगे तो लोग पूछेंगे। आप अपने दोस्त अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेबर कोड में जो श्रमिक कानून है उसमें परिवर्तन करने का काम करेंगे तो लोग पूछेंगे। आप जो है तानाशाही करने का काम करेंगे, लोगों को पार्लियामेंट से बाहर फेंकने का काम करेंगे, लोग पूछेंगे। तो लोग पूछ रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, भागने से देश नहीं चलता। सर, जिस तरीके से अभी लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें असर दिखेगा इसका? देखिए, 2024 में लोग पूछने लगे हैं कि चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। आप 10 साल में से सरकार है मोदी जी की, आप आइए अरविंद केजरीवाल जी की तरह बताइए कि हमने शिक्षा में एक नया मॉडल बना दिया है। आप आकर के बताइए कि हमने निःशुल्क चिकित्सा देने का काम कर दिया लोगों को। आप आइए, आपने मॉडल अगर बनाया है तो कहिए कि फ्री में बिजली देने का काम कर दिया है। आप आइए, कह दीजिए कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का काम कर दिया है। आप आके बताने का काम करिए देश के लोगों को कि क्या अरविंद केजरीवाल मॉडल की तरह आपने देश के लोगों को सरकार की सेवाएं जनता के दौर पे शुरू करने का काम किया है क्या बुजुर्गों को तीर्थयात्रा देने का काम किया है क्या? और ये सब नहीं दिया, फिर भी घाटे का जो है बजट क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की तरह सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी मुनाफे में सरकार क्यों नहीं चल रही है? तो भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? लोग उठाएंगे। आप अपने इस फेल मॉडल को लोगों के बीच में नहीं ले जाना चाहते, लोग उस पर प्रश्न पूछे, इसीलिए विपक्ष को सताने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस देने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम नेतागण आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, विजय नायर जी को, सबको जेल में बंद तीसरी बार केजरीवाल जी को ईडी द्वारा समन भेजा गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ, एक फन्ने खां थे पहलवान, उन्होंने कहा कि हम देश के सबसे बड़े पहलवान हैं
तो दिल्ली वालों ने चुनौती दे दिया कि भाई आइए दिल्ली में लड़के दिखाइए। तो उन्होंने कहा देखो मैं दिल्ली में तो लड़ूंगा लेकिन हमारा नियम है। बोले क्या नियम है? बोले जब हम लड़ते हैं तो पहले पैर बांध देते हैं लोगों का, जो हमसे सामने लड़ने आता है उसके हाथ बांध देते हैं और मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप आइए मैदान में उतरिए और जीत के दिखाइए। अरे ऐसे बुज़दिल होकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, उसको ख़त्म करके आप चाहते हो कि केवल आपकी सरकार, आपकी पार्टी चुनाव लड़े, विपक्ष के सभी नेताओं को आप जेल में डाल दें। आप अरविंद, अभी हमारे 3-4 नेताओं को डालें, अरविंद केजरीवाल जी को डालने के लिए आप नोटिस भेज रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने के लिए नोटिस भेज रहे हैं, आप ममता बनर्जी जी के यहाँ पे नोटिस भेज रहे हैं, आप स्टालिन जी के यहाँ वो नोटिस भेज रहे हैं। तो आप विपक्ष को जेल में रख करके चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? देश के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। सर क्या लगता है ऐसा करके कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए संविधान को बदलने नहीं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। संविधान को के पन्नों को फाड़ करके गटर में डालने की तैयारी कर रही है सरकार। और ये हम लोगों ने तय किया, इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों ने, कि इस तानाशाही सरकार को अगर वो पार्लियामेंट में नहीं बोलने देगी तो सड़क पे उतर करके गली गली कूचे कूचे जाएंगे और इनकी तानाशाही सरकार को, इनकी बेरोजगारी वाली सरकार को, महंगाई वाली सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, दिल्ली में इंडिया गठबंधन जो है, कितनी इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें रहेंगी लोकसभा में? इस पर बातचीत चल रहा है, व्यापक स्तर पर कई दौर की बैठकें हो रही हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस पर बहुत संजीदा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, जैसा कि घोषणा भी किया गया है कि बहुत जल्द 30 से 31 तारीख तक ये सब चीज़ें फाइनल भी हो जाएंगी, आगे सबके सामने आ जाएंगी। और जो कुछ लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी को सीधा फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों की एकता बहुत ज़रूरी है इस लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे हमारे साथ अखिलेशपति त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी के विधायक। इस वक्त जो है प्रदर्शन में सभी जो है बड़े नेता सबकी मौजूदगी थी इस विशाल प्रदर्शन में। और जिस तरीके से लगातार सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, उस पर भी जो है यहाँ पर कांग्रेस नेताओं द्वारा जो है मौजूदा सरकार को घेरा गया है। आप बने रहिए चौपाल खबर के साथ। धन्यवाद।